नमस्कार। तपोभूमि पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम उत्तराखंड की जीवन रेखाओं यानी यहाँ के विशाल और पवित्र नदी तंत्र की गहराइयों में उतरेंगे। बिल्कुल। उत्तराखंड और नदियां मतलब एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। एक हिमालयी राज्य होने की वजह से यहाँ नदियों का एक बहुत ही घना जाल बिछा हुआ है और हर नदी की अपनी एक अलग कहानी, अपना एक अलग महत्व है। तो चलिए इसी सफर की शुरुआत करते हैं। हमारे स्रोतों के मुताबिक उत्तराखंड की नदियों को मुख्य रूप से 3 बड़े सिस्टम या तंत्रों में बांटा गया है। जी, ये 3 प्रमुख तंत्र है। पहला है गंगा नदी तंत्र, जो राज्य के एक बहुत बड़े हिस्से को कवर करता है। फिर यमुना नदी तंत्र, जो पश्चिमी सीमा पर बहता है। और तीसरा है काली नदी तंत्र। काली नदी तंत्र, जिसे आगे चलकर शारदा भी कहा जाता है ना? हाँ बिल्कुल, जो पूर्वी सीमा बनाता है। और गंगा की बात करें तो अक्सर पंचधाराओं का जिक्र आता है। ये क्या है? देखिए, गंगा के उद्गम क्षेत्र में 5 प्रमुख धाराओं को इसकी आत्मा माना जाता है। असल में गंगा इन सभी की सम्मिलित शक्ति से ही बनती है। ये है अलकनंदा, भागीरथी, मंदाकिनी, पिंडर और नंदाकिनी। अच्छा, यहाँ एक दिलचस्प तुलना भी सामने आती है। मतलब कौन सी नदी सबसे लंबी है, किसमें पानी सबसे ज्यादा है और कौन सबसे तेज बहती है। ये तीनों अलग अलग नदियां हैं। हाँ, ये बहुत रोचक है। राज्य के अंदर अगर सबसे लंबे रास्ते की बात करें तो वो तय करती है काली नदी, लगभग 252 किलोमीटर्स। 252 किलोमीटर्स। जी, लेकिन पानी की मात्रा मतलब जल प्रवाह वो सबसे ज्यादा अलकनंदा में होता है। और अगर रफ्तार की बात करें तो सबसे तीव्र प्रवाह वाली नदी पिंडर है। नदियों को उनके उद्गम यानी वो निकलती कहाँ से हैं, इस आधार पर भी बांटा गया है। तो पहले वो नदियां जो महान हिमालय मतलब बर्फीले ऊंचे पहाड़ों से निकलती हैं। इस श्रेणी में वो सभी बड़ी नदियां आती हैं जिन्हें हम सब जानते हैं, जैसे भागीरथी, अलकनंदा, मंदाकिनी, पिंडर, नंदाकिनी, भिलंगना, यमुना, टोन्स। काली और पूर्वी रामगंगा भी। हाँ, काली और पूर्वी रामगंगा ये सभी ग्लेशियरों से जीवन पाती हैं। और दूसरी श्रेणी उन नदियों की है जो मध्य या लघु हिमालय से निकलती हैं। ये अपेक्षाकृत कम ऊंचाई वाले पहाड़ हुए। जी, इनमें पश्चिमी रामगंगा, पूर्वी और पश्चिमी नयार, खोह, सरयू, कोसी, गोमती, पनार, गौला और लधिया जैसी नदियां शामिल हैं। ये अक्सर बारिश के पानी और झरनों पर ज्यादा निर्भर करती हैं। एक शब्द बार बार आता है, ड्रेनेज पैटर्न या अपवाह प्रारूप। बताया गया है कि यहाँ की नदियों का पैटर्न वृक्षाकार या डेंड्रिटिक है। इसका असल में मतलब क्या होता है? वृक्षाकार का मतलब है कि अगर आप ऊपर से देखें तो नदियों का जो जाल है वो एक पेड़ की शाखाओं जैसा दिखेगा। एक मुख्य नदी जो तने की तरह हो गई और उसमें मिलती छोटी छोटी नदियां शाखाओं की तरह। अच्छा, तो ये पैटर्न हमें उस इलाके की जमीन के बारे में क्या बताता है? ये पैटर्न तब बनता है जब चट्टानें एक समान हो और उनमें कोई बड़ी दरारें या फॉल्ट लाइंस ना हो। तो नदियां बस गुरुत्वाकर्षण के हिसाब से सबसे आसान रास्ता चुनती हैं, ठीक वैसे ही जैसे पेड़ की शाखाएं फैलती हैं। ये हिमालय के इस हिस्से के युवा भूविज्ञान का भी एक संकेत है। और इन नदियों की ढाल यानी ग्रेडियंट, उसके बारे में भी एक जरूरी बात बताई गई है। हाँ, जहां से नदी निकलती है मतलब अपनी शुरुआती अवस्था में, वहां उसकी ढाल बहुत ज्यादा होती है। इससे पानी तेजी से बहता है, लेकिन जैसे जैसे वो मैदानों की तरफ बढ़ती है और किसी दूसरी नदी में मिलने वाली होती है, ढाल कम होती जाती है और रफ्तार भी धीमी पड़ जाती है। चलिए अब सबसे बड़े और सबसे पवित्र तंत्र गंगा नदी तंत्र को समझते हैं। इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? गंगा का सफर असल में उत्तरकाशी जिले के गंगोत्री ग्लेशियर से शुरू होता है, जिसे हम गोमुख कहते हैं। ये जगह समुद्र तल से लगभग 3900 मीटर की ऊंचाई पर है। लेकिन यहाँ एक जरूरी बात यह है कि उद्गम स्थल पर इसे गंगा नहीं कहते। बिल्कुल सही, गोमुख से लेकर देवप्रयाग तक इस नदी का नाम भागीरथी है। गंगा नाम तो इसे बहुत बाद में मिलता है। अगर लंबाई की बात करें तो गंगा भारत की सबसे लंबी नदियों में से एक है। जी, भारत में इसकी कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। उत्तराखंड में इसका प्रवाह लगभग 110 किलोमीटर का है, जिसमें देवप्रयाग से हरिद्वार तक का 96 किलोमीटर का हिस्सा शामिल है। तो फिर वो जादुई जगह कौन सी है जहां भागीरथी गंगा बन जाती है? वो जगह है देवप्रयाग, जो टिहरी जिले में है। यहाँ पर भागीरथी का संगम होता है अलकनंदा नदी से, और इसी संगम के बाद से जो संयुक्त धारा है उसे गंगा कहा जाता है।
हमारे स्रोतों में एक बड़ी दिलचस्प लोक मान्यता का भी जिक्र है इन दोनों नदियों को लेकर। हाँ, पौराणिक रूप में भागीरथी को सास और अलकनंदा को बहू माना जाता है। सास और बहू? जी, शायद इसलिए क्योंकि भागीरथी शांत और गहरी है, जबकि अलकनंदा ज्यादा वेग और आप कह सकती हैं शोर के साथ आती है। ये तो बड़ा दिलचस्प नजरिया है। इससे सच में उन दो नदियों के मिलने की एक तस्वीर बन जाती है। अच्छा, गंगा से जुड़े कुछ सरकारी तथ्य भी हैं जो महत्वपूर्ण हैं। निश्चित रूप से 4 नवंबर 2008 को गंगा को भारत की राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया। इसकी सफाई के लिए पहला बड़ा कदम गंगा एक्शन प्लान 1985 में शुरू हुआ था और हाल ही में 2014 से नमामि गंगे परियोजना चल रही है। गंगा तंत्र को भी समझने के लिए 3 उपतंत्रों में बांटा गया है। जी, पहला है भागीरथी उपतंत्र, यानी गंगा का शुरुआती हिस्सा। दूसरा है अलकनंदा उपतंत्र, जो पानी की मात्रा में सबसे बड़ा है। और तीसरा है न्यार नदी उपतंत्र, जो गंगा की एक अहम सहायक नदी है। केदारखंड यानी पुराने ग्रंथों में गंगा के इस पूरे इलाके के लिए खास नाम इस्तेमाल हुआ है, सप्त सामुद्रिक तीर्थ। इसका मतलब है 7 समुद्रों वाला तीर्थ। केदारखंड में गंगा के पूरे कैचमेंट एरिया को ये नाम दिया गया है, जिसमें 7 मुख्य धाराएं शामिल की गई हैं: अलकनंदा, धौली, नंदाकिनी, पिंडर, मंदाकिनी, भागीरथी और नेयार। अब अगर हम देवप्रयाग के बाद की बात करें, जब नदी गंगा बन जाती है तो राज्य में इसकी मुख्य सहायक नदियां कौन सी हैं? देवप्रयाग के बाद पौड़ी के पास फूलचट्टी में बाईं ओर से नयार नदी मिलती है। फिर शिवपुरी के पास हेवल नदी और ऋषिकेश पहुंचकर दाईं ओर से चंद्रभागा नदी मिलती है। और रायवाला में सोंग नदी भी? हाँ, रायवाला में सोंग नदी भी गंगा में समा जाती है। और हरिद्वार के आसपास भी कुछ छोटी नदियां मिलती हैं, है ना? जी, हरिद्वार रुड़की के पास रतमऊ और सोलानी नदियां हैं। और कण्वाश्रम क्षेत्र, जो शकुंतला की कहानी से जुड़ा है, वहां मालिनी नदी गंगा की सहायक है। तो चलिए अब गंगा के स्रोत यानी भागीरथी उपप्रवाह तंत्र को और करीब से जानते हैं। भागीरथी ही असल में गंगा का मूल स्वरूप है। इसका नाम महान राजा भगीरथ के नाम पर पड़ा, जिनकी कहानी हमें रामायण में भी मिलती है। हाँ, ये कहानी तो बहुत प्रसिद्ध है कि कैसे राजा भगीरथ ने अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए तपस्या करके गंगा को धरती पर उतारा था। बिल्कुल, रामायण के अनुसार राजा सगर के 60,000 पुत्रों की आत्मा की शांति के लिए राजा भगीरथ ने गंगोत्री में कठोर तपस्या की थी। उन्हीं के प्रयासों से गंगा धरती पर आई, इसीलिए शुरुआती धारा भागीरथी कहलाई। हाँ, हम पहले ही बात कर चुके हैं कि इसका उद्गम गोमुख से होता है। देवप्रयाग तक इसकी यात्रा कितनी लंबी है? गोमुख से देवप्रयाग तक भागीरथी 205 किलोमीटर का सफर तय करती है। देवप्रयाग में अलकनंदा से मिलकर इसका अपना अस्तित्व समाप्त हो जाता है और ये गंगा बन जाती है। शुरुआत में गोमुख के पास इसमें कौन सी धाराएं मिलती हैं? अपने सफर की शुरुआत में ही गोमुख और गंगोत्री के बीच आकाशगंगा इससे मिलती है। फिर गंगोत्री मंदिर के पास केदारताल से निकली केदार गंगा का संगम होता है। इसके बाद भागीरथी की प्रमुख सहायक नदियों का क्रम क्या है? ऊंचे हिमालयी क्षेत्र में रुद्रगेरा ग्लेशियर से निकली रुद्रगंगा मिलती है। इसके बाद एक बहुत महत्वपूर्ण नदी है जाटगंगा, जिसे जानवी भी कहते हैं। जाटगंगा या जानवी? जी, ये थांगला दर्रे से निकलकर भैरों घाटी में भागीरथी से मिलती है। इनके अलावा मिलुन गंगा भी एक सहायक नदी है। और जब नदी उत्तरकाशी शहर के पास पहुंचती है, वहां झाला नाम की जगह पर सिया गंगा मिलती है और फिर गंगोरी में डोडी ताल से निकलने वाली 80 गंगा का संगम होता है। भागीरथी किन किन जिलों से होकर बहती है? ये अपनी यात्रा उत्तरकाशी जिले से शुरू करती है और घरासू बैंड के बाद टिहरी जिले में प्रवेश कर जाती है। और टिहरी में इसे इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी मिलती है। जी, टिहरी में भागीरथी की सबसे बड़ी सहायक नदी है भिलंगना, जो खतलिंग ग्लेशियर से निकलती है। ये खुद भी 110 किलोमीटर लंबी एक बड़ी नदी है। जाहिर है भिलंगना की भी अपनी सहायक नदियां होंगी। हाँ, धर्म गंगा, दूध गंगा, बाल गंगा, जिसे बालखिला भी कहते हैं, और मेद गंगा इसकी सहायक नदियां हैं। इनमें से बाल गंगा और धम गंगा का संगम केदार तीर्थ में होता है। और भागीरथी और भिलंगना का महासंगम कहाँ होता है? इन दोनों नदियों का संगम पुरानी टिहरी में गणेश प्रयाग नामक स्थान पर होता था, जो अब टिहरी बांध की झील में डूब गया है। यहीं से भागीरथी देवप्रयाग की ओर बढ़ती है।
और देवप्रयाग में भागीरथी का सफर समाप्त हो जाता है, जहां वो अलकनंदा से मिलती है। ये पंचप्रयागों में से कौन सा प्रयाग है? ये पांचवा और अंतिम प्रयाग है, देवप्रयाग। यहीं भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा बनती हैं। तो भागीरथी का सफर देवप्रयाग में खत्म होता है। लेकिन ये कहानी का सिर्फ आधा हिस्सा है। अलकनंदा जो भागीरथी से मिलती है, वो खुद एक बहुत लंबा और दिलचस्प सफर तय करके यहाँ पहुंचती है। चलिए अब उसकी कहानी जानते हैं। जरूर। अलकनंदा नदी जल प्रवाह के मामले में गंगा तंत्र की सबसे बड़ी नदी है। पौराणिक ग्रंथों में तो इसे देव नदी भी कहा गया है, और देवप्रयाग तक इसका महत्व गंगा से भी ज्यादा माना जाता है। इसका उद्गम कहाँ है? अलकनंदा चमोली जिले में संतोपंत ग्लेशियर और संतोपंत ताल से निकलती है। इसी ताल को क्षीर सागर भी कहते हैं। और दिलचस्प बात यह है कि अपने शुरुआती सफर में इसका नाम विष्णु गंगा होता है। इसकी लंबाई भागीरथी से थोड़ी कम है ना? जी, उद्गम से देवप्रयाग तक इसकी कुल लंबाई 195 किलोमीटर है, और जैसा मैंने कहा, विष्णुप्रयाग तक इसे विष्णु गंगा के नाम से ही जाना जाता है। माणा गांव के पास, जो अब भारत का पहला गांव कहलाता है, इसकी शुरुआती सहायक नदियां कौन सी हैं? सबसे पहले देवताल से निकलने वाली सरस्वती नदी केशव प्रयाग जो माणा में है वहां मिलती है। प्रसिद्ध भीम पुल इसी नदी पर है। इसके बाद नीलकंठ पर्वत से निकलने वाली ऋषिगंगा 2 बद्रीनाथ में संगम करती है। एक और महत्वपूर्ण नदी है लक्ष्मण गंगा या हेमगंगा। ये हेमकुंड साहिब ग्लेशियर से निकलती है और गोविंद घाट में अलकनंदा से मिलती है। इसकी सबसे खास सहायक नदी पुष्पावती है, जो फूलों की घाटी के ठीक बीच से बहती है। और यहीं से पंचप्रयागों का सिलसिला शुरू होता है। पहला प्रयाग विष्णु प्रयाग। विष्णु प्रयाग में विष्णु गंगा यानी अलकनंदा से पश्चिमी धौली गंगा मिलती है। ये 94 किलोमीटर लंबी नदी धौलागिरी की कुनकुल श्रेणी से निकलती है। इसकी सहायक नदियां हैं गिरथी, ऋषिगंगा 1 और कियोगाड। विष्णुप्रयाग की एक खासियत भी है। जी, ये पंच प्रयागों में एकमात्र ऐसी जगह है जहां कोई आबादी नहीं है। मतलब ये एक निर्जन क्षेत्र वाला प्रयाग है। विष्णुप्रयाग के बाद अलकनंदा के सफर में और कौन सी धाराएं जुड़ती हैं? इसके बाद विरही गंगा, गरुड़ गंगा और निगोल नदी जैसी छोटी धाराएं अलकनंदा में मिलती हैं। एक बालखिल्य नदी का भी जिक्र है। हाँ, ये तुंगनाथ रुद्रनाथ की पहाड़ियों से निकलकर अलकापुरी में संगम करती है। इसकी प्रमुख सहायक नदी अमृत गंगा है। अब आता है दूसरा प्रयाग नंद प्रयाग। नंद प्रयाग में नंदाघुंटी ग्लेशियर से निकलने वाली 56 किलोमीटर लंबी नंदाकिनी नदी अलकनंदा से मिलती है। इसके बारे में एक लोक मान्यता है कि इसका जल देवताओं को नहीं चढ़ाया जाता। और तीसरा प्रयाग कर्णप्रयाग, जिसका संबंध महाभारत से भी है। बिल्कुल। कर्णप्रयाग में पिंडारी ग्लेशियर से निकलने वाली पिंडर नदी मिलती है। इसे कर्णगंगा भी कहते हैं। 105 किलोमीटर लंबी ये नदी राज्य की सबसे तेज बहने वाली नदी है। सबसे तेज? जी, और आटागाड़ इसकी एक प्रमुख सहायक नदी है। चौथे प्रयाग रुद्रप्रयाग की ओर बढ़ते हुए अलकनंदा में मंदाकिनी नदी मिलती है। जी, मंदाकिनी नदी केदारनाथ के पास चौराबाड़ी ग्लेशियर यानी गांधी सरोवर से निकलती है और रुद्रप्रयाग में अलकनंदा से संगम करती है। मधुगंगा, सोनगंगा और इसकी सहायक नदियां हैं। मंदाकिनी के बारे में एक बहुत ही खास भौगोलिक तथ्य है। हाँ, और ये बहुत महत्वपूर्ण है। अभी तक हमने जिन भी सहायक नदियों की बात की, वो सब बाईं ओर से अलकनंदा में मिल रही थीं। मंदाकिनी एकमात्र ऐसी प्रमुख सहायक नदी है जो दाईं ओर से आकर अलकनंदा में मिलती है। अच्छा, ये दाईं ओर से आती है। जी, केवल यही। तो चलिए सुनने वालों के लिए एक बार पंच प्रयागों के क्रम को फिर से दोहराते हैं अलकनंदा के सफर के हिसाब से। सबसे पहले विष्णु प्रयाग में अलकनंदा और पश्चिमी धौली गंगा। दूसरा नंद प्रयाग में अलकनंदा और नंदाकिनी। तीसरा कर्णप्रयाग में अलकनंदा और पिंडर। चौथा रुद्रप्रयाग। चौथा रुद्रप्रयाग में अलकनंदा और मंदाकिनी। और अंत में पांचवां देवप्रयाग, जहां अलकनंदा और भागीरथी का महासंगम होता है। गंगा तंत्र का एक और उपतंत्र है नयार नदी। इसके बारे में जानते हैं। नयार नदी, जिसे नादगंगा भी कहते हैं, गंगा की एक प्रमुख सहायक नदी है। ये असल में 2 नदियों से मिलकर बनती है, पूर्वी नयार और पश्चिमी नयार। और ये दोनों नदियां कहाँ से निकलती और मिलती हैं?
इन दोनों का उद्गम पौड़ी गढ़वाल की प्रसिद्ध दूधातोली श्रेणी से होता है, जिसे उत्तराखंड का पामीर भी कहते हैं। दूधातोली श्रेणी से। जी, और इन दोनों का संगम सतपुली में होता है और फिर ये संयुक्त नयार नदी पौड़ी के फूलचट्टी में बाईं ओर से गंगा में मिल जाती है। पूर्वी नयार के बारे में कोई विशेष जानकारी? यह दूधातोली की दक्षिणी ढलान से निकलती है और इसकी लंबाई 109 किलोमीटर है। दुनाब जल विद्युत परियोजना भी इसी नदी पर बनी है। और पश्चिमी नयार? यह दूधातोली की उत्तर पश्चिमी ढलान से निकलती है और इसकी लंबाई 78 किलोमीटर है। क्या नयार नदी का कोई पौराणिक महत्व भी है? जी, इसकी सहायक नदियां कलीगाड, डाबरीगाड और गड्डी नदी हैं। पुराने ग्रंथों में इसका नाम नवालिका मिलता है और सतपुली के संगम को वैंतिक तीर्थ कहा गया है। हमने गंगा और उसकी मुख्य सहायक नदियों की बात की। कुछ ऐसी भी नदियां हैं जो हैं तो गंगा तंत्र का हिस्सा पर राज्य से बाहर जाकर गंगा में मिलती हैं। सबसे पहले चंद्रभागा नदी। इसका उद्गम चंदनवाड़ी क्षेत्र से होता है और यह ऋषिकेश में दाईं ओर से गंगा में मिल जाती है। अगली है सोंग नदी। हाँ, सोंग नदी का उद्गम सुरकंडा या मसूरी श्रेणी से होता है और यह रायवाला में मिलती है। फिर है हेवल नदी। यह सुरकंडा पर्वत से निकलती है और शिवपुरी के पास गंगा से संगम करती है। और अंत में मालिनी नदी। जी, मालिनी नदी कण्वाश्रम के निकट बहती है और उत्तर प्रदेश के बिजनौर के राउली में गंगा से मिलती है। ठीक है, तो कुछ नदियां ऐसी भी हैं जिनका संगम राज्य के बाहर होता है। हाँ, कुछ नदियां राज्य के बाहर गंगा से मिलती हैं, जैसे कि पश्चिमी रामगंगा। इसका उद्गम भी दूधातोली श्रेणी से ही है। हाँ है जी, दूधातोली श्रेणी की पूर्वी ढाल से। ये कालागढ़ मतलब पौड़ी से राज्य से बाहर जाती है। और गंगा में कहाँ मिलती है? ये बहुत आगे जाकर कन्नौज उत्तर प्रदेश में गंगा से मिलती है। अच्छा, अगली नदी है कोसी, जो कौसानी से निकलती है। हाँ, बागेश्वर के कोसानी से। इसकी लंबाई 168 किलोमीटर है और ये सुल्तानपुर में रामगंगा से मिलती है। फिर है दाबका नदी। दाबका नदी गर्म पानी नैनीताल से निकलती है और बाजपुर उधम सिंह नगर से राज्य से बाहर हो जाती है। बाकरा नदी का उद्गम भी नैनीताल ही है। जी, और ये खानपुर उधम सिंह नगर से बाहर निकलती है। और एक और है गोला या गोला नदी। हाँ, ये पहाड़ पानी नैनीताल से निकलती है। इसकी लंबाई 102 किलोमीटर है और ये किच्छा से राज्य से बाहर जाती है। चलिए, तो ये तो हुआ गंगा नदी तंत्र। अब हम उत्तराखंड के दूसरे प्रमुख नदी तंत्र यमुना नदी पर आते हैं। बिल्कुल, यमुना नदी जो है वो राज्य की पश्चिमी सीमा का निर्माण करती है। और पौराणिक ग्रंथों में यमुना को सूर्यपुत्री, यम की बहन और कृष्ण की पटरानी भी कहा गया है। जी, और यमुना का एक और बहुत प्रसिद्ध नाम है कालिंदी। तो यमुना नदी का उद्गम कहाँ से होता है? यमुना नदी का उद्गम यमुनोत्री हिमनद से होता है। और ये स्थान कहाँ पर है? यह स्थान बंदरपूछ पर्वत की दक्षिण पश्चिमी ढाल पर है, उत्तरकाशी जनपद में। इसका जो मुख्य उद्गम बिंदु है वो यमुनोत्री कांठा है। बंदरपूछ पर्वत के बारे में भी कुछ बताएं। हाँ, बंदरपूछ पर्वत के 3 प्रमुख शिखर हैं, यमुनोत्री कांठा, श्रीकंठ और बंदरपूछ शिखर। और ये भी माना जाता है कि यमुना का उद्गम एक गर्म जल कुंड से होता है। जी, ऐसी भी एक मान्यता है। उत्तराखंड में यमुना की लंबाई कितनी है? उत्तराखंड में इसकी लंबाई 136 किलोमीटर है। और इसकी कुल लंबाई? यमुनोत्री से प्रयागराज तक इसकी कुल लंबाई लगभग 1376 किलोमीटर है। यह नदी उत्तरकाशी से देहरादून तक बहती है ना? जी, और देहरादून के ढालीपुर के पास से ये राज्य से बाहर चली जाती है। अब यमुना नदी की प्रमुख सहायक नदियों की बात करते हैं। बिल्कुल, यमुना की सहायक नदियों में एक है ऋषिगंगा। ये बंदरपूछ ग्लेशियर से निकलकर जानकी चट्टी में मिलती है। जी, जानकी चट्टी यानी खरसाली में। फिर है हनुमान गंगा। ये भी बंदरपूछ ग्लेशियर से ही निकलती है। हाँ, और हनुमान चट्टी में संगम करती है। एक कमलगाड़ भी है। जी, कमलगाड़ नौगांव उत्तरकाशी में यमुना से मिलती है और पुरोला घाटी को कमल नदी का वरदान कहा जाता है। अच्छा। फिर है अगलाड़ नदी। अगलाड़ नदी मौड़ मेले के लिए प्रसिद्ध है और यह विकासनगर मार्ग पर यमुना पुल के पास मिलती है। और आसन नदी? आसन नदी का उद्गम आसरोड़ी देहरादून है और संगम रामपुर मंडी में होता है। इसमें एक दिलचस्प बात है ना? खमंडल है। बिल्कुल। यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी है टोन्स। हाँ, और ये यमुना से लगभग 2.5 गुना अधिक जल लाती है। जी, और इसका संगम कालसी में होता है।
तो अब टोंस नदी उपप्रवाह क्षेत्र को भी समझ लेते हैं। जरूर। टोंस नदी का निर्माण भी दो नदियों के संगम से होता है, सुपीन और रूपिन। सुपिन नदी स्वर्गारोहिणी हिमनद से निकलती है, जो बंदरपूंछ श्रेणी में है। जी, जबकि रूपिन नदी हिमाचल प्रदेश के डोडरा क्वार क्षेत्र से आती है। इनके पौराणिक नाम भी हैं शायद। हाँ, इनके पौराणिक नाम भी हैं। सुपिन को उपजला और रूपिन को जला कहा गया है। और सुपिन और रूपिन का संगम कहाँ होता है? इनका संगम नेटवाड़ में होता है और इसके बाद कुछ दूरी तक इसे तमसा नाम से भी जाना जाता है। और टोंस की अन्य सहायक नदियों? टोंस की अन्य सहायक नदियां हैं पावर नदी, जिसका संगम त्यूनी में होता है। फिर खूनी गाढ़ और मौना गाढ़ हैं। तो टोंस नदी एक तरह से उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश की सीमा बनाती है। जी बिल्कुल। इसका कुल प्रवाह 148 किलोमीटर है और ये कालसी डाक पत्थर के बीच यमुना नदी में मिल जाती है। और एक और खास तथ्य है इसके बारे में। हाँ, एक विशेष तथ्य ये है कि टोंस घाटी उत्तराखंड की सबसे अधिक वनाच्छादित नदी घाटी है। चलिए, अब हम उत्तराखंड की सबसे लंबी नदी काली नदी के प्रवाह तंत्र की बात करते हैं। जी, अब बात करते हैं उत्तराखंड की सबसे लंबी नदी काली नदी की। इसे शारदा भी कहते हैं। यह राज्य के सबसे पूर्वी सिरे में बहती है ना? हाँ, और भारत नेपाल के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। स्कंद पुराण में इसे श्यामा नदी कहा गया है, लेकिन एक लोक मान्यता है कि इसे अपवित्र नदी माना जाता है। जी, लोक मान्यता में ऐसा है। कुमाऊं क्षेत्र की एक प्रसिद्ध कहावत भी है, काली में जाना मृत्यु को निमंत्रण देना है। बिल्कुल। तो इस काली नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? काली नदी का उद्गम पिथौरागढ़ जनपद में काला पानी या व्यास आश्रम से होता है। और ये जैनस्कर श्रेणी की पूर्वी ढाल पर स्थित है। जी, और इसके निकटतम लिपुलेख दर्रा है। इसकी लंबाई कितनी है? काला पानी से टनकपुर तक इसकी लंबाई 252 किलोमीटर है। और ये पिथौरागढ़ से चंपावत में बहती है? हाँ, और पूर्णागिरि तीर्थ के समीप से होकर टनकपुर पहुंचती है। टनकपुर के बाद इसे शारदा नदी कहते हैं, सही कहा? जी, टनकपुर के बाद नेपाल में इसे शारदा नदी कहा जाता है। तो काली नदी का मार्ग मतलब ये काकागिरी पर्वत के समानांतर बहती है। जी, और इसकी प्रारंभिक और सबसे पहली सहायक नदी है कुठियांगटी। ये पिथौरागढ़ के बाद चंपावत में और फिर बरमदेव मंडी के पास नेपाल में प्रवेश करती है। बिल्कुल सही। अब काली नदी की प्रमुख सहायक नदियों और उनके संगम पर बात करते हैं। ठीक है, तो पहली सहायक नदी है कुठियांगटी। ये लाम्पियाधुरा से निकलकर गुंजी में मिलती है। इसकी भी सहायक नदियां हैं। हाँ, थुमका और संगचुमना। दूसरी है पूर्वी धौलीगंगा। जी, जो लिस्सर और दारमा नदियों से बनती है। इसका उद्गम गोवनखड़ा हिमनद है और ये खेला यानी तवा घाट में दाईं ओर से मिलती है। इसकी सहायक नदियां? सेलायांगटी और नंदरमा। तीसरी है गोरी गंगा। गोरी गंगा, जो मिलम हिमनद से निकलती है। इसकी लंबाई 104 किलोमीटर है और ये जौलजीबी में दाईं ओर से मिलती है। और चौथी और काली नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी वो है सरयू, जो सर्वाधिक जल राशि देती है। लोहावती नदी कहाँ मिलती है? लोहावती नदी गढ़मुक्तेश्वर चंपावत में मिलती है। और लधिया नदी? ये उत्तराखंड की अंतिम नदी है जो काली में मिलती है। जी, लधिया नदी उत्तराखंड की अंतिम नदी है। यह गजार से निकलकर चूका चंपावत में मिलती है। इसकी सहायक कोयरेला नदी है। पंचवेश्वर संगम के बारे में भी कुछ बताइए। पंचवेश्वर वो स्थान है जहां काली और सरयू का संगम होता है। यह स्थान जल विद्युत परियोजना के लिए भी प्रसिद्ध है। और जैसा कि हमने बताया, टनकपुर के बाद काली नदी शारदा नदी कहलाती है। जी, नेपाल में आगे ये करनाली नदी से, फिर बहराइच में घाघरा से मिलती है और आगे सरयू नाम से अयोध्या होते हुए गंगा में मिल जाती है। तो अब सरयू नदी उपप्रवाह तंत्र को थोड़ा और समझ लेते हैं। बिल्कुल। सरयू नदी काली नदी को सबसे ज्यादा जल देने वाली नदी है और कुमाऊं क्षेत्र की सबसे पवित्र नदी भी। रामचरितमानस में इसका नाम मानस नंदिनी है। जी, और इसके अन्य नाम सरजू या सरबू हैं। इसका उद्गम और लंबाई? सरयू का उद्गम बागेश्वर में सरमूल यानी झुंडी से होता है और इसकी लंबाई 146 किलोमीटर है। ये पश्चिम से पूर्व दिशा में बहती है और कई जिलों की सीमा बनाती है। हाँ, ये बागेश्वर, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, चंपावत जिलों की सीमा बनाती है। सरयू नदी की प्रमुख सहायक नदियां कौन-कौन सी हैं? इसकी पहली सहायक है गोमती नदी, जो डेबरा श्रेणी से निकलकर बागेश्वर में मिलती है। और बैजनाथ बैराज में इसमें गरुड़ गंगा मिलती है। जी, फिर है पनार नदी। ये अल्मोड़ा के दक्षिणी भाग से निकलकर काकरी घाट में मिलती है। सही। फिर आती है पूर्वी रामगंगा।
ये नामिक और पेंटिंग हिमनद से निकलती है। हाँ, इसकी लंबाई 108 किलोमीटर है और ये रामेश्वर तीर्थ में मिलती है। इसकी सहायक भुजपत्री गाड़, कालापानी गाड़ और बेरल गाड़ हैं। और एक खीर गंगा नदी भी है। जी, खीर गंगा नदी कपकोट बागेश्वर में सरयू से संगम करती है। चलिए, बहुत बढ़िया। अब कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को जल्दी से दोहराते हैं, एक क्विक रिवीजन जैसा। जरूर। उत्तराखंड की सबसे लंबी नदी काली, सर्वाधिक जल देने वाली सहायक नदी सरयू, काली और सरयू का संगम पंचेश्वर, यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी टोन्स, टोन्स यमुना संगम कालसी, सबसे अधिक वनाच्छादित नदी घाटी टोन्स घाटी, नयार नदी का अन्य नाम नादगंगा और नयार और गंगा का संगम फूलचट्टी। ठीक है, तो राज्य की सबसे लंबी नदी काली है, लेकिन सर्वाधिक जल प्रवाह वाली नदी कौन सी है? वो अलकनंदा है। और सबसे तीव्र प्रवाह वाली नदी? पिंडर। गंगा नाम कहाँ से पड़ता है? देवप्रयाग से। और अंत में मंदाकिनी नदी के बारे में एक तथ्य। यह दाईं ओर से मिलने वाली एकमात्र प्रमुख सहायक नदी है पंच प्रयाग के संदर्भ में। बहुत खूब। तो हम सभी परीक्षार्थियों से अनुरोध करते हैं कि यदि आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, इसे अन्य परीक्षार्थियों के साथ साझा करें और संपूर्ण श्रृंखला आधारित तैयारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए बहुमूल्य है। जी बिल्कुल। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई हो। मिलते हैं आपको एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन